औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स बाय नदीम चैनल के साथ एक दफ़ा फिर नदीम सरवर फ्रॉम द कंकोडिया कॉलेज DHA कैंपस इस्लामाबाद आपके सामने हाज़िर है एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप और आपकी सारी फैमिली इस वायरस से महफूज होगी। ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें, जितना इससे दूर रहा जा सके उतना ख़ुद को और अपनी फैमिली को महफूज रखें। हमें अंदाज़ा है कि ऐसी सिचुएशन में एजुकेशन का लॉस बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हमने एक आगाज़ किया है कि इस एजुकेशन के लॉस को रोकें और हम अपने सब्जेक्ट को, इस फ़िज़िक्स को आसान से आसान बना के आप तक पहुंचा सकें। कोशिश हमारी यही है कि इस सिचुएशन में जितना हम आपको फ़ायदा पहुंचा सकें और इस सिलसिले में जितनी एफ़र्ट्स हम कर सकेंगे उतनी एफ़र्ट्स हम करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि जो एक क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वो भी आपको प्रोवाइड किया जा सके और आपको इस बीमारी से भी महफूज रखा जा सके। इस सब के लिए कोई आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस एक छोटा सा काम, ये नेक्स्ट वीडियो क्लिप देखिए और इसको फॉलो कीजिए। अस्सलामुअलैकुम। बहुत सी आसान थे कुछ स्टेप जो आपने फॉलो करने हैं। यूट्यूब पे जाएं, हमारा चैनल सर्च करें फ़िज़िक्स बाय नदीम। सर्च करने से आपके पास जो चैनल आएगा उसको सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फेडरल बोर्ड इंटरमीडिएट क्लास सेकेंड ईयर के लिए है। केपी के टेक्स्ट बुक बोर्ड है। बुक की पिक्चर आपके सामने नज़र आ रही है। ये बुक इजीली अवेलेबल है मार्केट में। आप किसी भी मार्केट से जाके इसको बाय कर सकते हो। इसको बाय कर लो ताकि नेक्स्ट हमारे लिए क्लासेस में आसानी हो और आप इसके साथ उसको औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसा कि हम गॉसेस लॉ पढ़ चुके हैं और गॉसेस लॉ में हम देख चुके हैं कि गॉसेस लॉ हमें बताता है फ्लक्स के बारे में, और फ्लक्स को रिलेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई और उसकी स्ट्रेंथ और उसकी इंटेंसिटी के साथ। तो सेम चीज़ यहाँ पे आज हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ पढ़ने जा रहे हैं। और एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ हमें क्या बताती हैं कि हम उस गॉसेस लॉ को जो हम पढ़ के आए हैं उस फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेट करके हम क्या क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, या और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमने वो चीज़ देखनी है आज, इनकी एप्लीकेशंस देखनी है। इस वीडियो को अपने कंप्लीट देखना है क्योंकि इसमें बीच-बीच में अगर स्किप करेंगे, स्किप करने से आपको एक तो टॉपिक समझ में नहीं आएगा, दूसरा जितनी भी एप्लीकेशंस हमने आज फाइंड करनी है, उन एप्लीकेशंस में टोटल 5 स्टेप हैं जो हमें हर एप्लीकेशन के लिए अलग-अलग फॉलो करने हैं। वो 5 स्टेप क्या है वो मैं एट द एंड आपको बताऊँगा, और अभी हम जो है उसकी तरफ चलते हैं और आस्ता-आस्ता हम देखते हैं कि वो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ और फिफ्थ, इस तरह से कौन-कौन से स्टेप हैं जो हमने करने हैं। तो टोटल 5 स्टेप्स हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है, कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, लेकिन हर एप्लीकेशन के लिए अलग से 5 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम जो है गॉसेस लॉ की बात करते हैं। तो गॉसेस लॉ प्रोवाइड्स अस अ कन्वीनिएंट मेथड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ द सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और यू कैन से दैट इन केस ऑफ नॉन प्लेनर substances are those surfaces which are not in plane। ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स शेप में जितनी भी हमारे पास सर्फेसेस आती हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए हम जो है उनका फ्लक्स और उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हम गॉसेस लॉ को यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले जो है हम किसी भी एक्सेस चार्ज को ऑन अ कंडक्टर की बात करते हैं। तो अब कंडक्टर में क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आपने क्या करना है, एक कंडक्टर कोई भी एक कंसीडर कर लें। उस कंडक्टर में आपने उस कंडक्टर पे सबसे जो हमारा स्टेप नंबर 1 है दैट इज़ कि हमने सबसे पहले उस कंडक्टर की जो स्फीयर हो या किसी भी शेप में हो, यहाँ पे शेप मैटर नहीं करती, बट कोई भी शेप हो, हमने उस कंडक्टर के रिस्पेक्ट से उसकी पूरी आउटर सरफेस पे हमने क्या कर देना है, चार्ज को स्प्रे कर देना। ठीक है? एक चार्ज प्रोवाइड कर देना है, सप्लाई कर देना है, पॉजिटिव चार्ज हमने सप्लाई कर देना। ठीक है? स्टेप नंबर 1। सेकंड स्टेप की बात करते हैं। सेकंड स्टेप में हमने वो पॉइंट फाइंड करना है जिस पॉइंट पे हमें फाइंड करनी है कि यहाँ पे इसके सेंटर में चाहे बात कर लें, चाहे यहाँ पे आप किसी भी चीज़ की जो है किसी भी पॉइंट पे बात कर लें, उस जो हमने कंडक्टर कंसीडर किया है या जो भी हमने वायर कंसीडर की हुई है या भी हमने प्लेन कंसीडर किया, जो भी हमने कंसीडर किया है, उसके किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। उसके बारे में हमने देखना है। लेट्स से हमने एक पॉइंट P यहाँ पे कंसीडर कर लिया। पॉइंट P कंसीडर करने के बाद 2 स्टेप हमारे पास हो गए। एक तो वो हमने उसको चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया, दूसरा हमने क्या किया, पॉइंट कंसीडर कर लिया। ठीक है? 2 चीज़ें हो गई हमारे पास। अब पॉइंट कंसीडर के करने के बाद थर्ड स्टेप जो हमारा बहुत ईज़ी स्टेप सा है वो हमारे पास ये है कि हमें उस
एक उसी चार्ज के अंदर, उस पूरे कंडक्टर के अंदर या उस पूरे जो भी गिवन हमारे पास शेप है उसके अंदर एक गॉसियन सरफेस को हमने खुद से इम्प्लीमेंट करना है, खुद से क्रिएट करना है। गॉसियन सरफेस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये एक इमेजिनरी सरफेस, ठीक है? तो आज भी हम उन्हीं इमेजिनरी सरफेस की बात करते हैं कि हमने एक इमेजिनरी सरफेस क्रिएट करनी है और फिर इस इमेजिनरी सरफेस के थ्रू हमने जो है बाकी सारी चीज़ें जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ तक हो गया, एक स्फीयर भी आ गया जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, उसके ऊपर चार्ज भी हो गया, पहला स्टेप भी हो गया, पॉइंट भी हो गया। उसके बाद हमने उसमें एक गॉसियन सरफेस भी हमने बना ली। गॉसियन सरफेस बनाने के बाद 3 स्टेप्स हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। 4th स्टेप क्या है? हमने फ्लक्स फाइंड करना है और 5th स्टेप क्या है? हमने उसको गॉसेस लॉ में पुट करके तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है? सिंपल। दोबारा से 5 की बात कर लेते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है? पॉइंट कंसिडर हो गया, गॉसियन सरफेस क्रिएट हो गई, खुद से क्रिएट करनी है, इमेजिनरी सरफेस है, क्रिएट कर ली। फिर उसका फ्लक्स फाइंड करना है और फ्लक्स के साथ-साथ हमें गॉसेस लॉ को यूज़ करते हुए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है और फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फ्लक्स के साथ हमने रिलेट करना है। ठीक है? तो ये वो 5 स्टेप हैं जो हर एप्लीकेशन में हमें अलग-अलग से कैलकुलेट करने हैं। बट किस तरह से करने हैं उसके लिए जो ये ज्योमेट्री गिवन है, जो भी हमें चीज़ें गिवन है उस पे डिपेंड करती है सारी चीज़ें। तो हम चलते हैं, लेट्स से वी नो दैट कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 होती है एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इन एनी कंडक्टर। ठीक है? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मीन्स कि जितने नंबर ऑफ चार्जेस पॉजिटिव गिवन है उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस भी हमारे पास गिवन है, या कोई भी चीज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हमारे पास। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब भी यही होता है कि ना तो पॉजिटिव चार्ज है, ना नेगेटिव चार्ज है, या पहली चीज़ कोई चार्ज नहीं है। सेकंड चीज़, अगर वो न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो दैट डेफिनेटली मीन्स कि हमारे पास पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से गिवन है और इतने गिवन है कि उन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट किया हुआ है और ओवरऑल हमारे पास एक न्यूट्रल सी चीज़ आ रही है। ठीक है? तो अब हमने सबसे पहले बात कर ली कि हमें पता है कि कभी कंडक्टर की जब बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम उनमें गिवन होता है, जब तक उनको एक्स्ट्रा कोई खुद से हम वे प्रोवाइड नहीं करते एक्स्ट्रा बैटरी के थ्रू या एक्स्ट्रा वायर्स के थ्रू, जब तक हम खुद उनको पासिंग का वे नहीं क्रिएट करके बताते, तब तक उनके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है? उसके बाद हमने क्या करना है, वी कैन मेक एन इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। हम एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बना ली हमने, जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रही है येलो कलर में। किसी भी इंटीरियर में या उसी जो भी हमारे पास गिवन है इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, वहां पे हमने बना लिया। ठीक है? अब E इज इक्वल टू 0 क्यों 0 है? क्योंकि देखिए, अगर आप यहाँ पे बात करते हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब भी हम चार्ज किसी बॉडी पे सप्लाई करते हैं तो वो चार्ज हमेशा उसकी आउटर सरफेस पे रहता है, और अगर वो आउटर सरफेस पे रहता है तो दैट डेफिनेटली मीन्स कि वो यहाँ पे ये जो सरफेस हमें नजर आ रही है वो इसी सरफेस के अंदर घूम रहा है, वो इस सरफेस से इनर साइड पे मूव नहीं किया। तो अंदर से अगर ये खाली है, हम हॉलो चार्ज की यहाँ पे बात कर रहे हैं, हॉलो स्फीयर की बात कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास ये हॉलो चार्ज स्फीयर गिवन है तो चार्ज तो ऊपर है, तो सरफेस का चार्ज जो है वो कभी भी इन साइड द बॉडी मूव नहीं मूव करेगा। दैट्स वाई हमारे पास जो ई है वो 0 गिवन। ठीक है? किसी भी पूरे सरफेस की बात कर रहे हैं। अब जो नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस है, दोबारा वही बात होगी कि वो हमारे पास 0 है। अब इसी की वजह से कि अगर E 0 है, क्यों? क्योंकि नेट चार्ज 0 है, नेट चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है, क्योंकि चार्ज नहीं होगा तो वहाँ आने वाली लाइन्स भी नहीं होंगी, लाइन्स नहीं होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। अच्छा, तो अब हमने जो है वो गॉसियन सरफेस कंसिडर कर ली। अब हमारे पास हमने बात की कि अब ये पूरे का पूरा जो है इनर साइड ऑफ दिस होल कंडक्टर, अगर वहाँ पे चार्ज 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो उसके अंदर जो हमने गॉसियन सरफेस बना ली है, वो गॉसियन सरफेस में भी तो कोई चार्ज नहीं होगा, और वो गॉसियन सरफेस जो है उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी। तो यहाँ पे वो जो ई 0 की बात कर रहा है वो पूरे कंडक्टर की बात कर रहा है, इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर की बात कर रहा है, और उसके बाद जो यहाँ पे जो बात हो रही है वो बात हो रही है ऑफ द गॉसियन सरफेस। ठीक है? और हमने कहा ई 0 है, दैट मीन्स जो द नेट चार्ज है जो भी उस गॉसियन सरफेस के अंदर किसी भी पॉइंट पे है, वो भी क्या होगा? 0। ठीक है? और इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी सरफेस की बात कर लें इस तरह से, तो कोई वहाँ पे आपके पास कोई नेट चार्ज जो है वो गिवन नहीं होगा विद इन एनी कंडक्टर। ठीक है? और क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई भी छोटा-सा पॉइंट जो हम कंसिडर करते हैं किसी भी कंडक्टर में, जब तक हमारे पास उस कंडक्टर के अंदर चार्ज मौजूद नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं हो सकती, और जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज दोनों नहीं है, तब तक उस पॉइंट के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है? अच्छा,
अगर फिर वो ये कहता है कि अगर ऐसा है तो आपके पास जो भी जितना भी चार्ज है जो आउटर सरफेस पे है, वो फिर हमारे पास जो है वो हमें किस तरह से उसको लेके चलना है वो भी हमें देखते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं तो भी हमारे पास आउटर कंडक्टर में आउटर सरफेस पे सारे का सारा चार्ज आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे सेकंड भी बात कर लेता हूँ, एक और डायग्राम की बात भी कर लेता हूँ, तो यहाँ पे भी सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है? और यहाँ पे उसने बता दिया साथ में कि अगर कोई फ्लैट कर्व या जितने भी हैं चार्जेस, तो वो हमारे पास जितने भी चार्जेस हैं वो हमेशा उस सरफेस के ऊपर तो चार्ज आ गया। अब सरफेस के ऊपर सारे के सारे क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। तो जब रिपेल करेगा तो वो चार्जेस आउटवर्ड मूव करेंगे, इनसाइड द कंडक्टर मूव नहीं करेंगे, ठीक है? तो उसने जो बात की है वो इस डायग्राम की बात कर रही है, सारी चीज़ें जो उसने एक्सप्लेन की हैं वो इस डायग्राम में गिवन है। डायग्राम हमने आगे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ली है, तो हमें उसकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? अब वो इसको दोबारा से एक पूरे लेट्स से पूरे वे में मैथमेटिकली उसको कैलकुलेट करते हैं। नाउ लेट्स कंसीडर अ होलो कंडक्टर एज़ शोन इन द डायग्राम। और कौन सी डायग्राम है वो हम इसकी तरफ बात करते हैं जी। अब इस डायग्राम में अगर आप देखें तो वही हमने होलो चार्ज स्फीयर यहाँ पे भी बना लिया। होलो चार्ज, होलो का मतलब अंदर से खाली है और चार्ज का मतलब इसके आउटर सरफेस पे हमारे पास चार्ज दिया हुआ। ठीक हो गया? अच्छा जी, एक चीज़ हो गई हमारे पास। अब इसको साथ लेके मूव करते हैं। अब क्योंकि कंडक्टर जो है वो अंदर से एम्प्टी है तो उसके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं होगा विद इन दैट कंडक्टर, ठीक है? उस कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा, जो भी होगा वो सारा आउटसाइड होगा, ठीक है? और जो पूरे की पूरी कैविटी, कैविटी मीन्स ये पूरा जो स्फीयर की बात कर रहे हैं, दिस कैविटी इज़ सराउंडेड बाय द गॉसियन सर्फेसेस। कौन सी कैविटी? ये सेंटर जो हमारे पास गिवन है, इस सेंटर को हमने किस में कर दिया, एक गॉसियन, एक इमेजिनरी सरफेस हमने बना ली। जिस शेप में हमारे पास कंडक्टर गिवन था उसी शेप में हमने एक इमेजिनरी सरफेस बना ली। और क्योंकि इनसाइड कोई चार्ज नहीं है तो इमेजिनरी सरफेस के अंदर भी कोई चार्ज नहीं होगा। और अगर कोई चार्ज नहीं है तो इंटरनल कैविटी एम्प्टी कंसिडर की जाएगी, ठीक है? और दोबारा से वही बात कि जो चार्ज है वो हमेशा कहाँ पे होगा, आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे मूव कर, ठीक है? अच्छा जी। तो अब हम इससे भी आगे मूव करते हैं कि लेट्स से अब इससे बात तो होगी हमारे पास। अब हम 11.19 पे चले जाते हैं। 11.19 क्या है? अब ये थोड़ा-सा उसी तो अब हम एक थर्ड केस की तरफ चलते हैं और थर्ड केस जो है वो 11.19 यहाँ पे हमें शो करेगा। 11.19 और ये थर्ड केस क्या है? अब हम थर्ड केस को ज़रा थोड़ा-सा डिफरेंट वे में उसको लेके चलना चाह रहे हैं और थर्ड थर्ड केस हमें क्या बता रहा है? लेट्स से कि अगर हमारे पास यहाँ पे 11.19 अगर आप देखा जाए, अगर हम किसी भी इसको सेंटर में लेट्स से हम कोई चार्ज कंसीडर नहीं करते और इसके आउटर पे अगर हम चार्ज को कंसीडर करते हैं, हम कहते हैं जी आउटर पे वे हमने जो है वो चार्ज उसके ऊपर डिवाइड कर दिया। तो इसको एक एक समझने के लिए, ये हमारे पास जो है वो एक सिर्फ समझने के लिए एक वे है कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी पॉजिटिव चार्ज आउटर में हमारे पास दिया गया है उसके अपोजिट जो है एक नेगेटिव चार्ज इनर साइड पे खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है। और वो जो नेगेटिव साइड खुद ब खुद क्रिएट हो रही है, वो फिर आगे हमें जो है वो एक्सप्लेन करती है कि जो पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड पे हमने दिया, इंटरनल प्रोड्यूस होने वाला नेगेटिव चार्ज जो है उसने उसको आपस में उसका जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज कर दिया। और न्यूट्रलाइज होने की वजह से जो सेंट्रल रीजन हमारे पास होता है, उस सेंट्रल रीजन पे किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं आता और पूरे का पूरा जो बॉडी है वो ओवरऑल इनसाइड द जो बॉडी है वो क्या रहता है, वो न्यूट्रल रहता है, ठीक है? तो ये चीज़ जो है वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। अच्छा जी, तो हम क्या करते हैं कि हमने एक चार्ज क्यू उठा के तो उसके अंदर कंडक्टर के रख दिया। अब ये थोड़ा-सा उसको समझने के लिए एक डिफरेंट वे है, ठीक है? तो उसको ज़रा फॉलो करते हैं। अब हमें क्या किया कि हम चार्ज को उसके इनसाइड रख दिया और उसके बाद हमने उसको इस तरह से इंसुलेट कर दिया। इंसुलेट करना मीन्स कि कोई चीज़ वहाँ से जो अंदर गिवन है वो बाहर नहीं जा सकती और जो बाहर गिवन है वो उसके अंदर मूव नहीं कर सकती, ठीक है? तो हमने उसको इस तरह से इंसुलेट कर दिया कि कोई चार्ज जो है वो आउटसाइड से इनसाइड या एक सरफेस से दूसरी साइड पे दूसरी सरफेस पे जंप नहीं कर सकता, ठीक है? अच्छा, अब जब जंप भी नहीं कर सकता उसके बाद हम जो है गॉसेस लॉ के थ्रू जो है हम दोबारा से एक गॉसियन सरफेस, एक इमेजिनरी सरफेस जो है वो क्रिएट करते हैं। और उसको क्रिएट करने के बाद जो भी हमारे पास नेट चार्ज होगा वो हमने डिस्कस करना है और हमें पता है कि उसको हमने कितना रखना है, 0 रखना है। क्यों 0 रखना है? क्योंकि दोबारा वही बात कि हमारे पास कोई चार्ज ट्रांसफ़र तो हो ही नहीं रहा। अब चार्ज के दरमियान और कंडक्टर के दरमियान जब कोई चार्ज ट्रांसफ़र ही नहीं होगा, एक सरफेस से दूसरी जगह पे वो चार्ज मूव ही नहीं कर सकता, तो उसका मतलब ये है कि अब दोबारा से कोई चार्ज गिवन नहीं है। जब कोई चार्ज गिवन नहीं है तो फिर वही बात, चार्ज भी 0, इलेक्ट्रिक फ़ील्ड भी 0, इलेक्ट्रिक फ़ील्ड भी 0, तो वहाँ पे इनसाइड द होलो चार्ज कंडक्टर या जो भी है कोई चीज़ मूव नहीं करेगी। यहाँ पे हमने चार्ज रख के उसको इंसुलेट कर दिया और उसको इतना इंसुलेट कर दिया कि वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव कर सकता। अब उसके पास लाके अगर हम कंडक्टर भी रख लेते हैं, तो हमने उसको अलाउ ही नहीं किया कि वो उठ के कंडक्टर की सरफेस पे जाए। तो जब तक कंडक्टर तक चार्ज जाएगा ही नहीं, वो उसके ऊपर किसी किस्म का कोई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको जनरेट नहीं कर सकता।
ठीक है? अच्छा तो सबसे पहले अब जो कंडक्टर की बात की तो हमें पहले ही पता है कि जो कंडक्टर था वो अनचार्ज्ड था क्योंकि जो क्यू है जब हम उसको वहाँ पे उसके अंदर रख रहे हैं, उसके बाद क्या होगा कि अगर हम पॉज़िटिव चार्ज को रख देते हैं, तो वहाँ पे फिर हमने क्या कंसीडर किया लेट्स से कि देन देयर विल बी अ नेगेटिव चार्ज ऑन द इनसाइड कैविटी इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स न्यूट्रल स्टेटस। ठीक है? पहले तो वहाँ पे था नहीं और फिर पहले एम्प्टी कंडक्टर फिर हमने उसके दरमियान में जब चार्ज ला के रख ही दिया है, तो फिर हम वहाँ पे ये कंसीडर कर रहे हैं कि इनसाइड हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज लेयर एक खुद से डेवलप हो गई और वो इस तरह से डेवलप हो गई कि उसने इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया और इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है? और दोबारा से वही अपने न्यूट्रल स्टेटस में मीन्स के देयर इज नो चार्ज क्यू इज इक्वल टू जीरो की बात हो रही है। अच्छा, तो अब जो आपके पास जो भी दूसरी सरफेस हमारे पास गिवन है, क्यों देखो अभी हम ऊपर बात करके आए हैं कि अगर एक सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके ऑपोज़िट सरफेस जो भी होगी उसको न्यूट्रलाइज़ अगर करना है, तो हमें ऑपोज़िट चार्ज लेके आना है। सो अगर जो भी हमारे पास दूसरी सरफेस है, एक सरफेस की बात हम यहाँ कर दें, तो जो भी दूसरी सरफेस हमारे पास गिवन है, उसके ऊपर इक्वल एंड ऑपोज़िट चार्ज है जो कि इनर साइड पे है और जो आउटर सरफेस है, वो दोनों के चार्ज को इक्वलाइज़ क्या कर रही है, एक दूसरे के इक्वलाइज़ कर रही है और इक्वलाइज़ करके वो उसको ज़ीरो कर रही है। ठीक है? तो ये उसी बात को एक दूसरे वे में एक्सप्लेन किया गया। ठीक है? ये आपके पास क्या है, इसका जो एंड रिज़ल्ट है, अब एंड रिज़ल्ट की तरफ अगर हम चलें तो एंड रिज़ल्ट हमारे पास सिर्फ़ इतना सा है कि जो आपके पास टोटल चार्ज है अगर की बात करूँ तो Q इज़ इक्वल टू 0 है। ठीक है? और अगर चार्ज ही 0 है, तो मैं अगर यहाँ पे गॉसेस लॉ की बात कर लेता हूँ, तो गॉसेस लॉ के मुताबिक जो इलेक्ट्रिक फ़ील्ड आएगी, वो भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फ़ील्ड भी 0 हो जाएगी। अब जब इलेक्ट्रिक फ़ील्ड भी 0 है और चार्ज भी 0 है, जब चार्ज ही नहीं होगा, तो आपके पास जो फ्लक्स होगा, वो कितना होगा? फ्लक्स भी आपके पास 0 होगा। फ्लक्स भी 0 हो गया, इलेक्ट्रिक फ़ील्ड भी 0 हो गई और चार्ज भी 0 हो गया। जब सारी चीज़ें 0 हैं, दैट मीन्स कि वहाँ पे हम जो है वो किसी गॉसेस लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, कोई फ्लक्स नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो मेन चीज़ जो हमने यहाँ पे बतानी है, अगर मैं फाइनल रिजल्ट की तरफ चलूँ, तो फाइनल रिजल्ट सेज दैट कि चार्ज नहीं है, चार्ज ना होने की वजह से फ्लक्स नहीं है और फ्लक्स नहीं होगा, तो ऑब्वियसली जो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो पूरी की पूरी क्या होगी, ज़ीरो होगी। दैट मीन्स यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी। कहाँ पे नहीं होगी वो भी साथ एक्सप्लेन कर देते हैं। जी, तो वो ये कहता है कि हमारे पास जो गिवन है यहाँ पे, अगर मैं इस पूरे कंडक्टर की बात कर लूँ, तो कंडक्टर क्या कहता है? कंडक्टर भी तो यही कहता है आपके पास कि इस पूरे कंडक्टर के अंदर जो है वो हमने कोई चार्ज नहीं रखा था, या मैं इसके ऊपर वाली डायग्राम्स पे चला जाऊँ, इस डायग्राम के साथ इसको रिलेट करते हैं, ज़्यादा बेटर हो जाएगा कि हमने आउटर सरफेस पे सारे का सारा चार्ज रखा, इनर सरफेस हमारे पास एम्प्टी थी, हॉलो चार्ज स्फीयर था। तो जो चार्ज है वो तो बाहर से है, तो इनर साइड पे कोई चार्ज नहीं होगा। जब तक कोई चार्ज नहीं होगा, तब तक आपके पास जो है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नहीं होगी, कोई चार्ज नहीं होगा। और फिर सिंपल सी बात की, ये जो पॉइंट P है जहाँ पे हमें इसको फाइंड करना था, इस पॉइंट P पे भी किसी किस्म की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी। ठीक हो गया? ये तो हमारे पास था एक सिंपल सा इफ़ेक्ट जो कि हमने एक्सप्लेन कर लिया। ये हमारे पास मैथमेटिकल रिज़ल्ट इसका यहाँ पे आ गया। अब इसकी तरफ ये हमारे पास एक एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है? सेकंड एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। सेकंड एप्लीकेशन भी इसी तरह से है। इसको अच्छे से आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है और रीड आउट करने के बाद ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने करना है कि जितनी भी हमारे पास एयर बसेज़ होती हैं, अब जितने भी हमारे पास है उसमें 500 अगर लोग हैं और उसमें से कोई इंजर नहीं हुआ, क्यों? क्वेश्चन ज़रा एक्सप्लेन कर लेते हैं। एयरलाइन एयरबस A380 फ्लू थ्रू अ स्टॉर्म। स्टॉर्म मीन्स के ये जो भी आपको लाइटनिंग और थंडर लाइटनिंग जो भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, उसमें से उसने पास किया। 500 पीपल उसके ऊपर थे या 500 पैसेंजर्स थे, लेकिन उनमें से किसी को भी उस थंडर स्टॉर्म का कोई भी इंजरी नहीं हुई, किसी को शॉक नहीं लगा। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, हमें पता है कि जो अगर इसको मैं एक कंडक्टर कंसीडर करता हूँ, ये कंडक्टर बॉडी है, ऑब्वियसली मेटल का बना होता है तो कंडक्टर ही होगा। उस कंडक्टिंग बॉडी की वजह से इसके जो भी चार्ज इसके ऊपर इस स्टॉर्म की वजह से, लाइटनिंग की वजह से आएगा, वो इसकी आउटर सरफेस पे कर मूव करता रहेगा, लेकिन इसके इंटरनल सरफेस पे किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होगा। अभी हम पढ़ के आए हैं कि कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। So there is no electric field, no potential difference inside that metal shell. So this is one of the safest way to be inside any metal during the storm or during the thunder, so that you can stay safe from any kind of charge effect.
ठीक है? ये जो करंट लगता है और ये सारी चीज़ें हैं, तो ये भी इस तरह से है कि मेटल के अंदर अगर आप होंगे, तो जितना मर्ज़ी करंट आपके थ्रू फ़ॉल कर उसके मेटल के थ्रू फ़ॉल कर रहा होगा या पास कर रहा होगा, आपको उसके अंदर किसी तरह से या उसके अंदर किसी किस्म का कोई भी झटका या शॉक आपको महसूस नहीं होगा। ठीक है? ये एप्लीकेशन होगी पहले वाले की, जो भी हम पहले पढ़ के आए हैं, ये उसकी एप्लीकेशन होगी डेली लाइफ़ में कि जब इतने स्टॉर्म में से भी एरोप्लेन गुज़रता है, तो उसको किसी किस्म का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। ठीक है? एक एप्लीकेशन हमारे पास कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ जो है वो हम चलते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, ठीक है? देखें ये तीनों जो एप्लीकेशंस हमने पढ़नी है, इन एप्लीकेशंस में सिर्फ हमारे पास जो ज्योमेट्री है, उस ज्योमेट्री का डिफरेंस है। पहले हमारे पास हमने एक कंडक्टर कंसिडर किया है, अब भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करनी है, वहाँ पे भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की, यहाँ पे भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, लेकिन अब ज्योमेट्री चेंज होगी, अब हमारे पास एक प्लेन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज आ गई, ठीक है? जी, तो अब इन पूरे 5 स्टेप को पहले एक्सप्लेन करते हैं, उसकी तरफ बाद में फिर इसको हम जो है वो इसको अंडरलाइन भी कर लेते हैं साथ-साथ। ये एक पूरी लेट्स से इनफाइनाइट शीट तो हम यहाँ पे नहीं बना सकते, लेकिन उसके अंदर से एक फाइनाइट सा पीस जो है वो हमने कंसीडर कर लिया। उस फाइनाइट पीस के ऊपर हमने सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जैसा उसमें किया था कंडक्टर के ऊपर, इसी तरह से हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है? अब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ पे लेट्स से कि यहाँ वाला जो सेंट्रल हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था, उसकी वजह से हमने एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया, यहाँ पे या इस पॉइंट P इसी सेंटर को कंसीडर कर लें। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है, ठीक है? तो आपको भी पता है कि हमें सबसे पहले एक स्टेप हो गया, हमने ये बता दिया, उसके बाद हमने गॉसियन सरफेस बनानी है। अब प्लेन शीट ऑफ पेपर है, तो प्लेन शीट के ऊपर अगर मैं एक और प्लेन शीट बना दूंगा, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे इस तरह से बात करता हूँ कि मैं अगर यहाँ से ये प्लेन शीट इस तरह से बना देता हूँ, इसको मैं अगर गॉसियन सरफेस कहता हूँ, तो इसमें 1 2 3 4 5 इसमें ढेर सारे चार्जेस आ जाएंगे। इस तरह से ढेर सारे चार्जेस पे आप फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी एक पॉइंट पे फाइंड नहीं कर पाओगे। सो हमें एक पॉइंट पे फाइंड करने के लिए इस तरह की गॉसियन सरफेस बनानी है, जो उस पॉइंट को भी कवर करे और बाकी चार्जेस का उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना हो। सो हम एक सिलेंड्रिकल यहाँ पे जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। सिलेंड्रिकल मींस कोई भी जैसे एक सिलेंड्रिकल पाइप आपके पास होता है, वाटर पाइप की एग्जांपल आप कंसिडर कर सकते हैं, और उस तरह से हमने एक पाइप कंसिडर कर लिया यहाँ पे, उसको हमने पास थ्रू करवा दिया, इस पेज में से, इस इनफाइनाइट शीट में से पास करवा दिया, इस तरह से पास करवाया कि हाफ टू द फ्रंट और हाफ टू द बैक हमारे पास आ गया, ठीक है? अब अगर यहाँ पे सेंटर पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से लेट्स से हम अगर थोड़ा सा इसको पॉजिटिव चार्ज को अगर बना लें, तो अगर यहाँ पे मेरे पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ को मूव कर रही होगी उसकी बात भी करते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, एक सेकेंड बस दें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को भी मूव कर रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मूव कर रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को भी मूव कर रही होगी, इधर को भी मूव कर रही होगी, ठीक है? अब ये इसमें से सिलेंड्रिकल पाथ में से पास आउट होने के दो ही वेज हैं आपके पास, एक तो ये ओपन एंड है और एक आपको यहाँ पे ओपन एंड मिल रहा है। इन दो ओपन एंड्स में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ सकती हैं। अगर इसके अलावा की बात की जाए, तो यहाँ पे ये जो आउटर कर्व आपके पास लाइन है, देखो कभी भी अगर मैं वाटर पाइप की एग्जांपल कंसिडर करता हूँ और अगर आप वाटर उसमें से मूव कर रहे हो, तो वाटर पाइप के अंदर से मूव करता है अगर कोई लीकेज ना हो, ठीक है? और अगर लीकेज नहीं है, तो यहाँ से कभी भी वाटर की जो आउट पाइप की जो लेयर है, वहां से वाटर कभी भी बाहर नहीं आ सकता। सो वही चीज हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि हमारे पास ये भी एक उसी पाइप की तरह से है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगी उसके पास भी दो वेज हैं, या तो वो यहाँ से बाहर आ सकती है या वो इस साइड से मूव करके आ सकती है। अब क्योंकि ये सेंटर में है, आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस से मूव कर रहा होगा, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और फ्लक्स जो है वो यहाँ से मूव कर रही होगी। क्लियर हो गया? सेम यहाँ पे है, सेम यहाँ पे है, दोनों साइड पे इक्वल वैल्यू है, इधर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना है, इधर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी है। ठीक है? अब हमारे पास एक पी साइड हमने कंसिडर कर ली, एक हमने पी प्राइम कंसिडर कर लेते हैं, दो साइड्स हमारे पास कंसिडर हो गई। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लगा लो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला मींस हमें पहले फ्लक्स फाइंड करना है, क्योंकि जब तक हमारे पास फ्लक्स नहीं होगा तब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड नहीं कर सकते। अच्छा, तो हमारे पास ये क्या है, ये एक साइड है, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, एक मेथड, फिर हमने यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, फिर दोनों साइड का टोटल फ्लक्स फाइंड करेंगे, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, इसलिए सिर्फ दो साइड का फ्लक्स हमने टोटल कर लेना है, फिर टोटल फ्लक्स को हमने गॉसेस लॉ में पुट करके, तो एट द एंड हमने फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड कर लेना।
क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है जी, अब इसको जो है वो हम सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो सॉल्व करने में सबसे पहले यहाँ पे पॉज़िटिव चार्ज था, अब ज़रा इसको तो यहाँ पे देखते हैं, मैथमेटिकल की तरफ भी चलते हैं। हमने एक इनफ़ाइनाइट प्लेन शीट जो है वो आप चार्ज कंसिडर कर ली, जिसकी चार्ज डेंसिटी जो हमारे पास है वो सिग्मा है, ठीक है? इसको हम सिग्मा पढ़ेंगे। अब चार्ज डेंसिटी हमारे पास सिग्मा है। चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है? कि जो एरिया हम कंसिडर कर रहे हैं, जैसे कोई भी अगर हम वैसे डेंसिटी की बात करते हैं तो दैट इज मैस मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं वो चार्ज की बात कर रहे हैं और किसी सर्टन एरिया की बात कर रहे हैं, तो चार्ज ऑन दैट सरफेस एरिया, द चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये अगर मैथमेटिकल में भी जाएंगे तो हम उसके वैल्यू भी लिखेंगे। लेट्स से उसमें हमने एक पॉइंट पी जो है वो हमने सरफेस पे कंसिडर कर लिया, किसी भी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द शीट। ठीक है, एट अ डिस्टेंस आर क्यों वो बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने गॉसियन सरफेस कंसिडर की है उस गॉसियन सरफेस का सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको हमने कंसिडर लाजमी करना है, उसको हम इग्नोर तो नहीं कर सकते। सो पॉइंट पी को हमने कंसिडर कर लिया एट एनी सर्टेन डिस्टेंस आर, यहाँ से यहाँ तक रेडियस कंसिडर कर लो, ये रेडियस कंसिडर कर लो, आर कंसिडर कर लो। ठीक है, तो वो हमारे पास आ गया। अब इस पॉइंट पे हमने क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, और जो भी हमारे पास इस पॉजिटिव शीट ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो कैलकुलेट किस तरह से करेंगे उसकी तरफ भी चलते हैं। अच्छा, अब उसके लिए हमने क्या कर दिया, सबसे पहले गॉसियन सरफेस कंसिडर कर ली, किस फॉर्म में, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए था और परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ चार्ज है। परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ चार्ज इसलिए क्योंकि हम पहले भी फ्लक्स पढ़ के आए हैं, तो वहां पे भी हमने बात की थी कि जब भी हम फ्लक्स फाइंड करते हैं तो फ्लक्स हमेशा किसी भी, जो ये हमारे पास गिवन है शीट है, उसके परपेंडिकुलर एरिया की डायरेक्शन को हम कंसिडर करते हैं, हमेशा नॉर्मल वेक्टर की बात करते हैं। सो इसलिए हमने यहाँ पे भी जो ये कंसिडर की है वो हमने इसके पैरेलल कंसिडर नहीं कर रहे, हमने इन दी सेम डायरेक्शन कंसिडर नहीं की, हमने परपेंडिकुलर उसको कंसिडर किया ताकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो एरिया का नॉर्मल यूनिट वेक्टर है उसमें एंगल जीरो हो सके, वो एक दूसरे के पैरेलल हो, और जब तक पैरेलल नहीं होंगे तब तक फ्लक्स क्रिएट नहीं होगा। तो हमें फ्लक्स क्रिएट करवाना है ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकें। अच्छा, तो हमने एरिया परपेंडिकुलर कर लिया, शीट ऑफ चार्ज के हमने कंसिडर कर लिया। अब जो डायरेक्शन ऑफ ई है वो भी हमें पता है कि वो भी उसके परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स कि एरिया का नॉर्मल यूनिट वेक्टर भी यही है, ई की डायरेक्शन भी यही है। जब दोनों की इधर भी सेम है, दूसरी साइड पे कंसिडर करेंगे तो इस एरिया की डायरेक्शन भी इधर को है और इस ई की डायरेक्शन दूसरी साइड पे ऑब्वियसली इसी चीज डायरेक्शन को होगी। ठीक है, अब इस डोंट कंसिडर दिस एज अ वेक्टर, एज अ डायरेक्शन, ये सिर्फ ई वेक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, ये ई वेक्टर को शो कर रहा है कि इसकी हमारे पास जो है वो डायरेक्शन होती है, ये ई की डायरेक्शन को शो नहीं कर रहा। ई की डायरेक्शन आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है, एरिया की डायरेक्शन भी नजर आ रही है, ई की डायरेक्शन आपको यहाँ नजर आ रही है, ये सिर्फ वेक्टर गिवन है। ठीक है, इसको डायरेक्शन मत कंसिडर कर लेना। अब हमने डायरेक्शन की बात तो कर ली, अब उसकी तरफ आगे मूव करते हैं। तो हमारे पास जो भी ई था उसको हमने परपेंडिकुलर टू द फेस कंसिडर कर लिया और कर्व सरफेस के पैरेलल हमारे पास आ गया। ठीक है, मीन्स के इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। अच्छा, अब क्योंकि हम फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो जो टोटल फ्लक्स है कर्व सरफेस का वो ज़ीरो होगा। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ तक बात करते हैं, पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि जो फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस है वो जीरो है। कैसे? जैसे हमने यहाँ पे बात की कि जो भी वाटर पाइप होता है उसकी जो आउटर लेयर होती है वहां से कोई वाटर जो है वो आउट नहीं हो रहा होता, वाटर हमेशा ओपन एंड से हो रहा होता है। तो जब यहाँ से इस कर्व सरफेस से बाहर कोई भी चार्ज नहीं आ रहा होगा, इसके अंदर से कोई भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बाहर नहीं आ रही होंगी, तो जो भी कर्व सरफेस है इस कर्व सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स है वो जीरो होगा। सी, ठीक हो गया? अच्छा, अब जब ये फ्लक्स जीरो है तो पीछे बची दो साइड्स, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड। और अगर फ्लक्स मैक्सिमम है, यहाँ पे जो फ्लक्स होगा दैट फाई इज इक्वल टू ई ए। ठीक है, क्योंकि कॉस जीरो है तो कॉस जीरो वन हो जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स यहाँ पे भी आ जाएगा और इसी तरह से मैक्सिमम फ्लक्स जो है वो यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो ई डॉट ए की बात जो है वो हमने करनी है, यहाँ पे भी ई डॉट ए हो गया, यहाँ पे भी ई डॉट ए हो गया। अब दोनों को हमने टोटल कर लेना है। टोटल जब करेंगे तो एक ई ए ये है और ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो जो टोटल फ्लक्स है दैट विल बी 2EA थ्रू द टू एंड फेसेस ऑफ द क्लोज सरफेस। ठीक है, इसके दोनों साइड पे हमारे पास जो टोटल फ्लक्स आ रहा है दैट इज 2EA। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब जो एरिया गिवन है वो हमारे पास ए गिवन है, जो भी उस डायग्राम में हमारे पास शो हुआ। अब जो चार्ज, अब टोटल चार्ज की बात करते हैं तो वो सिग्मा ए, क्यों सिग्मा ए है? देखो, जो चार्ज है यहाँ पे वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये इतने सारे जो चार्जेस गिवन है, तो इन चार्ज डेंसिटी की तो डेफिनेटली हमने बात करनी है। तो चार्ज डेंसिटी की जब बात करेंगे तो यहाँ मैं आपको ये पहले ये बता दूं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है इस ए को तो दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हो तो टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मल्टीप्लाई बाय एरिया।
ठीक है, इस डेफिनेशन से आप Q की वैल्यू फाइंड यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसकी तरफ मैं वापस भी आता हूँ। यहाँ पे जो उसने बताया है द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस विल बी सिग्मा ए, कहाँ से आया? इस डेफिनेशन से, चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन से आप इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। वो हमें पता है कि जो गॉसेस लॉ है, देखो आपके पास दोबारा से वो फार्मूला लिखा गया कि 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज क्यू इनक्लोज्ड इन एनी सरफेस। ठीक है, ये तो वो फार्मूला जो हम गॉसेस लॉ में पढ़ाए थे। उसी चीज़ को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिख लिया है। अब मैथमेटिकल में क्यू है, क्यू की वैल्यू कितनी है वो हमें पता है, सिग्मा ए के इक्वल है बाय द डेफिनेशन ऑफ चार्ज डेंसिटी। और ये जो चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है इसको हमने उठा के तो इस क्यू की जगह पे पुट कर देना। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पे पुट किया तो आपके पास जो फ्लक्स है, फ्लक्स ई दैट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, क्यू की जगह पे क्या आ गया, सिग्मा ए। अच्छा, अब दूसरी साइड पे हमें क्योंकि पता है कि जो टोटल फ्लक्स है वो तो अभी हम पढ़ के आए हैं, तो ई डॉट ए के इक्वल होता है और दो साइड्स का फ्लक्स था तो ये किसके इक्वल आ गया, टू ई ए के इक्वल। ये भी हम ऊपर मैथमेटिकल रिटर्न फॉर्म में पढ़ चुके हैं, अब हम मैथमेटिकल में उसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये ई डॉट ए जो है वो टू ई ए के इक्वल हो गया, ये टोटल फ्लक्स की वैल्यू आ गई। टोटल फ्लक्स यहाँ पे आ गया, ये वाली जो साइड थी एज इट इज यहाँ पे आ गई। अब आपके पास ये जो एरिया है, अगर हम यहाँ से बात करें तो आपके पास ये वाला एरिया और ये वाला जो एरिया है ये आपस में क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए। ठीक है, और जब ये कैंसल आउट हो जाएंगे तो कैंसल आउट होने के बाद जो नेक्स्ट आपके पास बच रहा है उसकी तरफ मूव करते हैं, तो आपके पास यहाँ से ये जो टू है इसको मैं दूसरी साइड पे अगर शिफ्ट कर दूं तो दिस ई, क्योंकि हमने ई की बात करनी है, हमने इस ई को फाइंड करना है, तो दिस ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट ये, और ये टू इधर आके डिवाइड हो गया। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थ्रू एनी क्लोज शीट, या सॉरी थ्रू एनी प्लेन शीट जो है, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज जो है उसकी अगर हम बात करें तो ये वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। और अगर मैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है, तो अगर प्रॉपर वेक्टर को उसको शो करोगे, तो अगर वेक्टर शो करें तो ये आपके पास टोटल जो है वो आर यूनिट वेक्टर के साथ आ जाएगा। दैट मीन्स कि आर यूनिट वेक्टर जो है वो इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा स्टेप है, दोबारा से बता देता हूँ। हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो गॉसेस लॉ की हमारे पास डेफिनेशन थी उसको कंसिडर किया। उस डेफिनेशन में हमने क्यू की वैल्यू को पुट किया जो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी से आ रही है। उस वैल्यू के बाद हमने जो टोटल फ्लक्स था उस फ्लक्स की जगह पे इस सरफेस में से आने वाले टोटल फ्लक्स को जो है वो कैलकुलेट करके तो हमने उसमें मेंशन कर दिया। फ्लक्स भी मेंशन हो गया, दूसरी साइड पे वैल्यूज भी हमारे पास आ गई। उसके बाद सिर्फ हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, आंसर पुट किया है और डायरेक्शन पुट की है। सो उसके अलावा हमारे पास कोई और चीज़ नहीं है। तो वही सिंपल 5 स्टेप जो हमने पहले फॉलो किए थे वही हमने यहाँ पे फॉलो कर लिए। अब यहाँ पे उसने बता दिया कि आर यूनिट वेक्टर है जो कि नॉर्मल टू द शीट है और डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट, दैट मीन्स कि उसकी टोटल वैल्यू बता रहा है। ठीक है, तो सेकंड एप्लीकेशन भी हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। थर्ड एप्लीकेशन बड़ी सिंपल सी एप्लीकेशन है, सेम उसी तरह से हमने सबसे पहले कोई ना कोई ज्योमेट्री कंसिडर करनी है। ज्योमेट्री कंसिडर करने के बाद फिर हमने उसमें गॉसियन सरफेस कंसिडर करनी है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और उसके बाद एक पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे हमने जो टोटल वैल्यू है उसको देखना है, उसको फाइंड करना है। उसके बाद फिर हम फ्लक्स की तरफ चलेंगे, और जैसे यहाँ पे हमने मैथमेटिकल फ्लक्स कैलकुलेट किया है इसी तरह से हम वहाँ पे भी मैथमेटिकल फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसको देखते भी हैं कि हमने कैसे करना है। और फिर इसी वे में हमने लास्ट पे एंड रिजल्ट हमारा हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हमने वैल्यू फाइंड। ठीक है, तो लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब ज्योमेट्री चेंज हो गई, अब हमारे पास दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, दैट मींस कि हम कैपेसिटर की प्लेट्स की बात कर रहे हैं, हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। कैपेसिटर क्या है, अभी आपको पता है कि एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है, और उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो हमेशा दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में होती है। तो हम पैरेलल प्लेट्स की बात जहाँ पे भी हम करते हैं तो हम कैपेसिटर को साथ में मेंशन जरूर करते हैं। अच्छा, तो ये तो ज्योमेट्री है, तो अब मैं ज़रा ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ज़रा सिंपली ज़रा जल्दी से इसको गो थ्रू कर लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, मेटल प्लेट्स हैं, और इनकी जो चार्ज डेंसिटीज़ हैं, जो भी मेटल प्लेट्स की हैं, वो एक पॉजिटिव है। क्योंकि अपोजिटली चार्ज की बात हुई थी, तो एक पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी, एक नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगी। दैट मीन्स कि एक के ऊपर पूरे का पूरा पॉजिटिव चार्ज है, कितना है वो उसकी डेंसिटी बताएगी, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कितना है वो उसकी डेंसिटी बताएगी। ठीक हो गया? अब लेट्स से कि दीज आर अज्यूम टू बी इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, अब देखो इनफाइनाइट क्यों कंसिडर कर रहे हैं, ताकि हमारे पास जो फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहे वो यूनिफॉर्म रहे। ठीक है, और ये उसने मेंशन भी कर दिया, इन ऑर्डर टू अवॉइड द फ्रिंजिंग एट द एंड फील्ड, दैट मींस कर्विंग फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड जो है उससे हमने अवॉइड करना है। ठीक है, इस कंडीशन के साथ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म मिलेगी और नॉर्मल टू द प्लेट्स मिलेगी, तो हम उसको इजीली कैलकुलेट करेंगे।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जी हमने फाइंड करनी है, पॉइंट पी बिटवीन द प्लेट्स हम कोई भी कंसिडर कर लेंगे, फिर हम गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स कंसिडर कर लेते हैं। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, एक्सप्लेन भी करता हूँ कि वो किस तरह से उसको लेके चल रहा है। ज़रा इसको देख लें कि हमने गॉसियन प्लेट्स कंसिडर करनी है, पॉइंट पी कंसिडर करना है, गॉसियन सरफेस कंसिडर करनी है। ये जो बॉक्स उसने बात की है ये डिपेंड करता है कि हम जिसकी बात कर रहे हैं उसमें कौन सी ज्योमेट्री जो है वो सूट करेगी, ठीक है, ऑफ द गॉसियन सरफेस ज्योमेट्री की बात कर। उसके बाद जो है उस क्रॉस सेक्शनल का एरिया का हमने ए कंसिडर कर लिया ऑफ द बॉक्स, और फिर हमने उसमें दोनों साइड्स पे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सॉरी फील्ड कह रहा हूँ, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमने फाइंड करना है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फिर हमने टोटल फाइंड करके तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है, ठीक है जी। तो लेट्स से कि अब यहाँ पे जो उसने बात की है कि आपकी जो साइड्स हैं, मैं ज़रा इस पूरे की बात को, बट एज द बॉक्स साइड्स आर पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, सो द फ्लक्स थ्रू द साइड विल बी जीरो, ठीक है। इसकी तरफ भी आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि वो कहाँ की बात जीरो कर रहा है, कौन सी जीरो को करना चाह रहा है और कौन सी फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। ये सारी चीज़ें हम जो है वो डायग्राम के चल के देखते हैं। अब जो बाकी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है टू द लोअर सरफेस ऑफ द गॉसियन बॉक्स, ये जो अपर सरफेस है उस सबको हमने देखना है, और देखने के बाद हमें टोटल फाइंड करना है। तो टोटल की तरफ जरा चलते हैं, मैं पहले डायग्राम की बात कर लूँ। अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो आपके पास ये पूरी की पूरी जो है वो पॉजिटिव प्लेट गिवन है, और ये पूरी की पूरी आपके पास क्या है, नेगेटिव प्लेट। ठीक हो गया। इन्हीं दो चार्ज डेंसिटीज की बात हुई थी। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमेशा फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव होती है। तो इस पॉजिटिव से नेगेटिव के दौरान आपको ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस नजर आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने पॉइंट पी कंसिडर कर लिया। इस पॉइंट पी पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हमने जैसे पहले बात की कि हमें कुछ ऐसी ज्योमेट्री देखनी होती है कि जो उस पॉइंट पी को लाजमी किसी तरह से शेप में लेके आए, मेंशन करे। तो यहाँ पे भी हमने एक ऐसी ज्योमेट्री बना दी। हमने उसको बॉक्स की शेप में क्यों बनाया, देखो यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। इस शेप में हमने इसको इसलिए बनाया कि जो यहाँ पे जब वैल्यू आएगी उसकी हम बात करेंगे। पहले तो हम इस अपर साइड की बात कर लेते हैं। लेट्स से इसको मैं 1 कर लेता हूँ, इसको हम 2 कर लेते हैं, बल्कि ठहरते हैं हम इसी करते हैं उसको। ये हमारे पास वन साइड हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड साइड हो गया हमारे पास, ये हमारे पास फोर्थ साइड हो गई, ठीक है। अब इसमें जो डायरेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट सरफेस है, यहाँ पे मुझे डायरेक्शन की कंसिडर ही नहीं करनी, मुझे इस डायरेक्शन को बात ही नहीं करनी। क्यों बात नहीं करनी? क्योंकि ये जो आपके पास फोर्थ लेयर है ये इनसाइड द कंडक्टर है। इनसाइड ये जो मेटल प्लेट आपको नजर आ रही है ये इनसाइड द मेटल प्लेट है। और आपको पता है कि इनसाइड द मेटल प्लेट या इनसाइड द कंडक्टर जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि वहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। अभी हम पहली एप्लीकेशन में हम यही पढ़ के आए हैं, तो उसको क्लियर करने के लिए हम बता देते हैं कि यहाँ पे इसके थ्रू इस पूरी जो ये साइड है, इस साइड पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इनसाइड दी मेटल प्लेट है, और इनसाइड द मेटल प्लेट या इनसाइड द कंडक्टर किसी किस्म का कोई चार्ज या फ्लक्स नहीं होता है। ये जितना भी पॉजिटिव चार्ज आपको नजर आ रहा है ये इसकी आउटर सरफेस पे आ रहा है, ठीक है, इनर नहीं होगा। क्लियर हो गया? सेकंड की और फोर्थ की एक साइड बात कर लेते हैं। अब जो सेकंड में अगर मैं इस डायरेक्शन को कंसिडर करूं और फिर इस डायरेक्शन की जो नॉर्मल की डायरेक्शन देखूं तो वो डायरेक्शन तो ये आती है। इसी तरह से यहाँ पे देखूं तो ये डायरेक्शन ये है। अब इन्हीं के साथ साथ अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात कर लूं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है अगर मैं उसको कंसिडर करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी गिवन है कि यहाँ पे भी आपके पास ये डायरेक्शन होगी और यहाँ पे भी आपके पास ये डायरेक्शन होगी। अब इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बन रहा है यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पे भी कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो ड्यू टू 90% आपके पास ये पूरे के पूरी जो सेकंड साइड है और जो फोर्थ साइड है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। आप इसको मैं दोबारा से यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि जो ई डॉट ए है, देखो फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट ए, ठीक है। मैं जरा फार्मूला नहीं कंसिडर कर रहा, मैं सिर्फ इस छोटे से पार्ट की बात कर रहा हूँ, फ्लक्स की बात कर रहा हूँ। तो एक साइड तो हमारे पास वैसे ही जीरो होगी, पीछे रहेगी तीन साइड्स, ठीक है। कौन कौन सी? सेकंड, थर्ड और फोर्थ। मैं सेकंड और फोर्थ की बात करता हूँ, ठीक है। तो सेकंड एंड फोर्थ में जो ई डॉट ए होगा उसमें तो आपके पास यहाँ पे एंगल 90 बन गया, यहाँ पे भी एंगल 90 बन गया। तो कॉस 90 क्या होता है? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है। कॉस 90 जीरो होता है, जिसकी वजह से सेकंड साइड भी आपके पास पूरी की पूरी जो है वो जीरो में चली जाएगी। यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स नहीं है, यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स नहीं है, ठीक है। तो आपके पास नंबर वन साइड भी कैंसिल हो गई, नंबर टू साइड भी कैंसिल हो गई, नंबर फोर साइड भी कैंसिल हो गई। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी। तो पीछे कौन सी साइड बची? सिर्फ आपके पास जो है वो थर्ड साइड बच रही है, और इस थर्ड साइड पे सारे का सारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हमने कैलकुलेट कर लेना है, और कैलकुलेट करके हमने यहाँ पे बात कर लेनी है।
ठीक हो गया। तो दोबारा से वही बात आ गई कि हमें ज्योमेट्री इस तरह से कंसिडर करनी है कि वो पॉइंट क्लियर हो जाए जिस पॉइंट पे हमने फाइंड करना है, उसके अलावा बाकियों का तो हमें कोई लेन देन ही नहीं है। ओके हो गया। ये जो हमारे पास सिंपल सी बात होगी। अब मैं जरा इस डायग्राम को एज इट इज लेके चलता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास इस फोर्थ साइड का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट विल बी ई ए, और हमें भी पता है यहाँ पे ई की वैल्यू भी डाउनवर्ड है और एरिया का जो नॉर्मल होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो जब ये भी इसी डायरेक्शन में है और ये है, तो आपके पास यहाँ पे कॉस जीरो वन आपके पास आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आपके पास गिवन होगी। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं जी, टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज क्यू। ये आपके पास क्या है, ये वही गॉसेस लॉ है। ठीक है, इस गॉसेस लॉ को हमने इस अब हर साइड पे अप्लाई करना है। तो आपके पास ई डॉट ए पहली साइड का आ गया, दूसरी साइड का ई डॉट ए हो गया, थर्ड साइड का ई डॉट ए हो गया, फोर्थ साइड का। यहाँ पे उसने 3 मेंशन किए हैं, आपने 4 मेंशन करने हैं। यहाँ पे एक आपके पास जो है सेम चीज प्लस दोबारा होगी। क्या चीज प्लस होगी, वही ई डॉट ए जो है वो यहाँ पे आपने प्लस कर लेना। ठीक है, एक ई डॉट ए और प्लस हो गया, यहाँ पे 4 साइड्स हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो। अब जो पहली साइड है वो हमें पता है कि वहां पे पूरे का पूरा क्यू के जो वैल्यू है वो जीरो है। क्यों जीरो है, ई नहीं है। ठीक है, एरिया है, ई नहीं है, जिसकी वजह से जो पहली साइड है वो जीरो हो जाएगी। सेकंड साइड पे ई डॉट ए हो गया, थर्ड में भी हो गया, ये भी हो गया, इसलिए उसने जीरो वाले को मेंशन नहीं किया। बट आप पहले यहाँ पे ई डॉट ए मेंशन करेंगे, नेक्स्ट में जैसे यहाँ पे इसने जीरो जीरो मेंशन किया है, इसी तरह से आपने साथ में जो फर्स्ट साइड है उस पर भी आपने क्या मेंशन करना है, जीरो लाजमी मेंशन करना है। ठीक है, तो अब ये ये जीरो, ये कौन सा है, ये सेकंड साइड का और फोर्थ साइड का जीरो हो गया। ये आपके पास फर्स्ट साइड का हो गया। पीछे क्या बचा, सिर्फ यहाँ पे सेंटर में ये जो ई डॉट ए आ रहा है, ये आपके पास कौन सी डायरेक्शन का आ रहा है, ये आपके पास थर्ड साइड का ई डॉट ए आ रहा है। ठीक है, और ये थर्ड साइड कहाँ पे है, ये थर्ड साइड आपके पास यहाँ के वाला। ठीक है, तो इस थर्ड साइड, सॉरी, जो आपके पास, मैं इसको अगर थोड़ा सा और इजी वे में ले चलूँ तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा कि ये जो साइड आपके पास गिवन है, इस साइड का जो फ्लक्स है दैट इज ई ए। ठीक है, बाकी जो भी जीरो है ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये सारी चीजें हमारे पास जीरो में चली। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है हमने वैल्यू पुट कर दी, तो दूसरी साइड एज इट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब ये सारी चीजें हमारे पास क्या होगी, क्लियर होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। जैसे वहां पे हमने क्यू की बात की थी तो चार्ज डेंसिटी की बात की थी, क्योंकि यहाँ पे भी अब ये ढेर सारे चार्जेस गिवन है, पॉजिटिव नेगेटिव है, इसलिए मुझे, मैं सिर्फ क्यू की बात नहीं कर सकता, मुझे चार्ज डेंसिटी की बात करनी है। तो हमें पता है चार्ज पर यूनिट एरिया जो है वो चार्ज डेंसिटी होती है। सो जो टोटल चार्ज है दैट विल बी सिग्मा ए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास यही फार्मूला यहाँ पे आ गया। अब ये आपके पास उसी इस ई ए को एज इट इज रख दिया हमने, इस फार्मूले में ही ई डॉट ए ऐसे ही आ गया हमारे पास। और ये आपके पास ये जो चीज़ है, ये इस क्यू की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी। सो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। नेक्स्ट हमारे पास पता है कि अगर हम ए की बात करेंगे तो ये वाला एरिया जो है वो इस एरिया के साथ जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और बाकी जो इक्वेशन आपके पास बचेगी वो इक्वेशन आपको ये बता रही है कि हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिवन है दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और फिर इसकी डायरेक्शन शो करने के लिए ई वेक्टर और साथ में आर यूनिट वेक्टर आ रहा है जो कि इसको क्लियर कर। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है थ्रू एनी चार्ज, कह सकते हो आप। हमारे पास जो भी चार्ज सरफेस थी उसको हमने बता दिया, और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एंड आएगी वो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स में से होगी। और उसकी जो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में कोई मैटर नहीं करता कि किस पॉइंट की बात करें, क्योंकि हम यूनिफॉर्म फील्ड की बात कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म फील्ड में जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड है वो उसके पोजिशन से इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ ये पूरी की पूरी यूनिफॉर्म फील्ड है। तो यूनिफॉर्म फील्ड में यहाँ पे पॉइंट पी हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, किसी भी जगह पे पॉइंट पी होगा, तो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि किस जगह पे है। जो टोटल वैल्यू यहाँ पे है वो इन सारे पॉइंट्स के थ्रू वैल्यू भी क्या होगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ऑल द एप्लीकेशन, मतलब यू कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थ्रू ऑल दी गिवन सर्फेसेज जो आज हमने पढ़ी हैं, और ये एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ है। ईजी हैं, 5 स्टेप फॉलो करने हैं। दोबारा से बता देता हूँ कौन कौन से। सबसे पहले आपने उस सरफेस की बात कर लेनी है जो हमने कंसिडर करनी है, मतलब जो एप्लीकेशन गिवन है, एक चीज़। फिर उसके बाद हमने पॉइंट कंसिडर करना है कि जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, दो चीज़। तीसरी चीज़, हमने गॉसियन सरफेस बना लेनी। चौथी चीज़, फिर हमने उसमें से फ्लक्स फाइंड कर लेना है, और उस फ्लक्स को फिर हमने उस फ्लक्स को फिर हमने जो है वो रिलेट कर लेना है। किसके साथ रिलेट कर लेना है, गॉसेस लॉ के साथ रिलेट करना है। और गॉसेस लॉ के साथ रिलेट करके एट द एंड जो है वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 5 स्टेप हैं जो आपने फॉलो करने हैं, और आपके पास इजीली आप कोई भी गॉसेस लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं।
ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि ये सारा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इससे कोई भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चंस जो हैं वो आप पूछ सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है, मैथमेटिकल की प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये कभी भी समझ में नहीं आने वाला। उम्मीद करते हैं कि आज का जो टॉपिक आपने पढ़ा है वो आपको समझ आ गया होगा और कोई अगर क्वेश्चन रह गया है, कोई ऐसी चीज़ जो समझ में नहीं आई तो वो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, नीचे बता सकते हैं, मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं ताकि उन क्वेश्चंस को जल्द अज़ जल्द हम आंसर करके आप तक पहुँचा सकें और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ज़्यादा क्लियर कर सकें। नेक्स्ट क्लास तक के लिए